हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का मेंस टेस्ट का डिस्कशन और रिवीजन करेंगे, जो खान सर का है। ठीक है। और ये टेस्ट आज कितना नंबर होने वाला है? वीकली टेस्ट का टेस्ट 5 है। टेस्ट 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसका प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है। और आप हमारे चैनल पे दरोगा मेंस के लिए ज्ञान बिंदु का सेट का भी प्रैक्टिस है, और रुटेरिया का भी है, खान सर का भी है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, ये सब देखते रहें। ठीक है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है दोस्तों? कुल आय भागे कुल जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल आय बटे कुल जनसंख्या होता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। और भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। और वर्तमान में भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार का है। ठीक है। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मिलान करना है दोस्तों। एक तरफ आपको आर्थिक प्रणाली दिया है, दूसरी तरफ विशेषता है। तो चलिए मिलाते हैं। पहले दिया है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ये किससे मिल जाएगा बताइए? तो इसका विशेषता है महत्वपूर्ण निर्णय सरकार या केंद्र सत्ता द्वारा। तो पहला मिल जाएगा दूसरा से। ठीक है। उसके बाद दूसरा दिया है बाजार अर्थव्यवस्था। इसकी विशेषता क्या है कि आर्थिक निर्णय कीमतों के संकेतों पर आधारित होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। इसका विशेषता है विभिन्न क्रियाविधियों वास्तव में कैसे कार्य करती हैं। और चौथा का मिलान हो जाएगा आदर्श आर्थिक विश्लेषण का क्या होना चाहिए, अनुकूलता का अध्ययन। यही सब विशेषता है। ठीक है। तो मिला दिए। चलिए इसका आंसर टिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी याद रखिएगा। और अर्थशास्त्र का जनक किसको जानते हैं दोस्तों? एडम स्मिथ को बोला जाता है। ठीक है। सबको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था की वे कौन सी गतिविधियां है जिसे आधारभूत आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है? बताइए किस गतिविधि को बोलते हैं आधारभूत आर्थिक गतिविधियां? तो उसको बोलेंगे उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ से और भी जान लेते हैं। उत्पादन का मुख्य कार्य क्या होता है? वस्तुओं का निर्माण करना। और आर्थिक महत्व है इसका आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है। और उपभोग का क्या कार्य है? वस्तु का इस्तेमाल करना और मांग पैदा करना, इसका महत्व है। ठीक है। और विनिमय का भी बता देते हैं, बाजार में लेन देन इसका मुख्य कार्य है। और वस्तुओं का सही मूल्य तय करना इसका आर्थिक महत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न क्या है? किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी तथा सतत वृद्धि। ये था आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना के। ठीक है। 12वीं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो 2012 से लेकर 2017 तक था। ठीक है, याद रखिएगा। और भी जान लेते हैं यहाँ से हम लोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र और अधिक समावेशी विकास, सिर्फ इतना था। ठीक है। और ये 7 से 12 आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद? 5 नंबर होगा। 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संघवाद को सशक्त करते हैं? इसमें से कौन सा प्रावधान संघवाद को सशक्त करता है? तो हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान और द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि 1, 2 और 5 इसका हो जाएगा। ठीक है। एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान जो है ये सशक्त नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने का अधिकार भारत के संविधान के डैश के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। बताइए दोस्तों, ये किस संविधान कितना में है, किस अनुच्छेद में है? सॉरी, तो अनुच्छेद 19 के 1 में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 19 के 1 में। ठीक है। और 19 के 1 में भी उसमें डी है। ठीक है। डी में प्रावधान है कि कहीं भी आ जा सकते हैं आप लोग। 19 का पूरा जान लेते हैं। 19 के 1 के ए में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है। और बी में शांतिपूर्ण और बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता है। सी में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। डी में तो जान गए आप, कहीं भी आ जा सकते हैं। और ई में है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। और जी में है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता जी में है। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर प्रश्न है
कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्न में से किसको हटाने की प्रक्रिया के समान है, बताइए। तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कार्यकाल का क्या होता है, सीएजी यानी कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ठीक है। और कैग का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा, भी नरहरि राव थे। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सब। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। ठीक है। पहला कथन दिया है कि संविधान में फेडरेशन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है। तो नहीं दोस्तों, फेडरेशन शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसके जगह पर यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। तो एक पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा के विपरीत इसमें धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को शामिल किया गया है। जी हाँ, ये सही है। ठीक है, तो केवल 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया था। तो याद रखिएगा, SR बोम्मई मामला 1994 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर छूट गया, यहाँ पे है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। तो बताइए इसका आंसर, ये हो जाएगा संसद कर सकता है। ठीक है, आंसर होगा संसद, अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नोटिस प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य है दोस्तों, और उस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। ठीक है, और पारित होने का क्या है कि महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, ये सभी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। बताइए, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है। 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 2011 को। ठीक है, और इसका मुख्य विशेषता क्या है, समयबद्ध तरीके से प्रमाण पत्र या सेवाएं प्रदान करना इसका विशेषता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही सुमिलित युग्म चुनिए। आपको चुना है कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित है। चलिए देखते हैं कौन कौन सही है। एक तरफ संवैधानिक विशेषता दिया है और दूसरी तरफ देश दिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये जर्मनी से लिया गया है। बताइए सही गलत, नहीं मिलाना है दोस्तों। ठीक है, मिलाइए देते हैं इसको, देख लेते हैं ऑप्शन कैसा है। हाँ, मिलाना है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है बताइए, इसका मिलन किस हो जाएगा। तो ये लिया गया दोस्तों अमेरिका से। ठीक है, तो पहला मिल गया, दूसरा से। फिर है आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन, ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। और अब एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है बताइए, ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कितना निर्धारित है दोस्तों बताइए इसका आंसर। तो हो जाएगा 3 माह निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 माह। ठीक है, और बैठक के लिए कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा उपस्थित होना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। बताइए ये कब जोड़ा गया है। तो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और भारतीय संविधान में इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बताइए, बहुत आपको याद नहीं होगा कि बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम जी थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। उससे पहले और भी देख लेते हैं बिहार में प्रथम। ठीक है, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल आप तो जान गए, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद आपका
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो रामदयालु सिंह होगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, और प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बोलेगा तो भोला पासवान शास्त्री था, ठीक है। और भोला पासवान शास्त्री 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन गलत है, चुनना है। पहला दिया है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो दोस्तों ये तो सरासर गलत है। ये मुख्यमंत्री की सलाह नहीं लेता है, अपने मन से करता है, ठीक है, अपने विवेक के आधार पर। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, बिल्कुल ये सही है। तो पहला गलत है, तो आपको गलत ही चुनना है। तो क्यों चुनना है? तो केवल एक कथन जो है गलत है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 16 नंबर। निम्न में से असत्य विकल्प का चयन करना है, ठीक है, गलत विकल्प चुनना है आपको। तो पहला दिया है कि भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, बताइए सही गलत? सही है। दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति अमृता प्रीतम थे, नहीं दोस्तों ये गलत है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, जिनको मलयालम लेखक थे। इनको कब मिला था बताइए कमेंट में, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी रोडिक थी, बिल्कुल सही है। और चौथा जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 में मिला था, जी दोस्तों ये भी सही है, ठीक है। तो सबको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना किसने लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? बताइए। ये याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला है नोबेल प्राइज, ठीक है। किस क्षेत्र में मिला है बताइए दोस्तों? इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ है और गीतांजलि के लिए मिला है, लेकिन गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था ये बताना है आपको, ठीक है। तो प्रस्तावना लिखा था W.B. इट्स ने, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा W.B. इट्स, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है असम में मनाए जाने वाले 3 बिहू त्योहार कौन से हैं? बताइए कौन कौन 3 को बिहू है। तो पहला दिया है ऑप्शन बोगाह काटी माघ, यानी बोगाह बिहू, काटी बिहू, माघ बिहू, सही है। रंगाली बिहू, भोगाली बिहू, कंगाली बिहू, सही है, दोनों सही है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है, ठीक है। बोगाह बिहू को ही रंगाली बोलते हैं, काटी को भोगाली और माघ बिहू को कंगाली बिहू बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। आगे बढ़ते हैं। और कंगाली बिहू को गरीबों का बिहू कहा जाता है, याद रखिएगा। और माघ बिहू को भोज का बिहू बोलते हैं, और बोहाग बिहू को क्या बोलते हैं? आनंद का बिहू, ठीक है, सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, आपको चुना है असत्य विकल्प कौन सा है, बताइए कौन सा इसमें असत्य है। तो पहला दिया है 1 KB बराबर 1024 बाइट, सही है। 1024 KB बराबर 1 MB, सही है। 1 GB बराबर 1024 MB, सही है। और 1024 GB बराबर 1 PB दिया है दोस्तों, गलत है, ठीक है। 1 PB नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 1 TB के बराबर होगा, ठीक है। तो यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है चेंज एक्टिव चेंजर फ्रीजो पेन आदि शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए। अच्छा प्रश्न है। तो इनका संबंध खो खो से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खो खो से, ठीक है दोस्तों। और बिलियर्ड से जान लेते हैं कौन कौन शब्द है। तो बिलियर्ड्स में आता है क्यू शब्द, जिगर शब्द, ब्रेक पॉट, कैनन शब्द जो बिलियर्ड से है। और खो खो में और भी आता है, जैसे लोना, पोल, फ्री जोन, ये सभी खो खो में आता है, ठीक है। और राइफल शूटिंग में कौन कौन सा शब्द है? बुलाई है एक, उसके बाद मजल है, रेंज है, साइट है, सब याद रखिएगा। उसके बाद तैराकी के लिए कौन कौन सा शब्द है बताइए। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, लेन, ये सभी जो है तैराकी के लिए है। तो इस सबका याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और टेनिस के अभी जान लेते हैं दोस्तों। टेनिस से भी क्वेश्चन आ जाता है। टेनिस के लव शब्द हो गया, ड्यूस हो गया, एस हो गया, स्मैश हो गया, ये सभी टेनिस का है, ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है? मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। चलिए मिलाते हैं। पहला दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके पुस्तक का नाम चुनना है, इसमें से कौन सा है बताइए। तो चिदम्बरा के लेखक है? नहीं, चिदम्बरा के तो सुमित्रा नंदन पंत है दोस्तों। कितनी नावों में कितनी बार, इसकी लेखक कौन है? तो इसके लेखक अज्ञेय है, ठीक है, अज्ञेय की पुस्तक है कितनी नावों में कितनी बार। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक दोस्तों परिमल है, ठीक है, याद रखिएगा परिमल। और महादेवी वर्मा का तो जानते हैं, यामा पुस्तक जो है महादेवी वर्मा का है, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में पहला हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है।
और इनको ही प्रकृति का सुकुमार कभी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अज्ञे साहब को इनको कब मिला है? 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसी के लिए कितनी नाव में कितनी बार के लिए, याद रखिएगा। और महादेवी वर्मा को कब मिला है दोस्तों, ये भी बता देते हैं। तो महादेवी वर्मा को 1982 में हिंदी के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसको आधुनिक मीरा भी बोलते हैं, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा, ठीक है। और उसके बाद सूर्यकांत नीरा त्रिपाठी जी को मिला है कि नहीं, बताइए कमेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा वंदे भारत किसके बीच चली? तो बिहार की पहली वंदे भारत जो है ये जयनगर से पटना चला था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, जयनगर टू पटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों अमरावती में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, अमरावती में, ठीक है। अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार और पलायन को रोकना। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है? बताइए। नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य ये कब तक है? तो 31 मार्च 2026 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। और नक्सलवाद से प्रमुख जान लेते हैं क्या क्या प्रयास है। ऑपरेशन प्रहार नक्सलवाद से है, ठीक है। लाल गलियारा भी नक्सल से है, संबंधित है। कोबरा भी नक्सल से ही है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार की भूगर्भिक संरचना में दक्षिण का पठार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये निर्मित है दोस्तों धरवार की चट्टान से। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, धरवार चट्टान से, ठीक है। और धरवार जो है दोस्तों ये प्री कैम्बियन काल का है, ठीक है। और टर्शियरी जो है ये तृतीय कल्प के काल का है। और ये क्वाटनरी ये कब का है दोस्तों? चतुर्थ कल्प काल का है। एक और बिंद होता है दोस्तों, तो यह प्री कैम्बियम का भी ये भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है मेला और स्थान का है। तो मलमास मेला किससे है? तो ये राजगीर से संबंधित है, तो राजगीर में लगा था, तो चौथा से मिल गया। उसके बाद है हरदी मेला, ये कहाँ लगा दोस्तों? मुजफ्फरपुर में लगता है। सौराठ मेला बताइए, ये मधुबनी से हो जाएगा। और सहोदरा मेला पश्चिमी चंपारण में है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, डी हो गया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। और सोनपुर मेला तो जानते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो अपने सारण में, यानी कि सोनपुर क्षेत्र हजर क्षेत्र मेला भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक और पितृ पक्ष मेला पूछता है जो गया में लगता है, फल्गु नदी किनारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किस वास्तुकार के द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, गोलघर का निर्माण 1786 में हुआ है। और वास्तुकार कौन थे दोस्तों? तो थे कैप्टन जॉन गास्टिन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कप्तान जॉन गास्टिन, ठीक है। 1784 में बनने के लिए शुरू हुआ था और पूरा हुआ था 1786 में, ठीक है। और इसका भंडारण क्षमता जो है 1,40,000 टन अनाज इसमें रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और गोलघर में अनाज का भंडारण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और यहाँ से हाँ, गोलघर से एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रशासक कौन थे उस समय? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। ये योजना वारेन हेस्टिंग्स योजना और लॉर्ड कॉर्नवालिस संपन्नता, ठीक है। मतलब शुरू हुआ वारेन हेस्टिंग्स में और संपन्न हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, याद रखिएगा। और इसका आकार जो है स्तूप शैली बिना खंभों का गुंबद है। और स्थान कहाँ पे है? गांधी मैदान के पश्चिम में पटना में स्थित है। ऊंचाई पूछता है दोस्तों, याद रखिएगा 96 फीट का है, लगभग 29 मीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। पहला कथन है ब्रह्मयोनि पहाड़ी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो गया। ब्रह्मयोनि जो है बिहार के गया जिले में है, नालंदा में नहीं है। कहाँ है? गया जिला में है, याद रखिएगा, ठीक है। और नालंदा जिला में राजगीर की पहाड़ियाँ है। और आगे तो सही होगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर है। सही पढ़ लेते हैं। बिहार में 16 जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी देश या राज्य से नहीं लगती है, बिल्कुल सही है। गंगा के दक्षिण मैदान में प्रमुख रूप से कैवाल मिट्टी पाई जाती है, सही है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला किशनगंज है, ये भी सही है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि किन की रचना है? ये सभी किन की रचना है दोस्तों?
विद्यापति जी का रचना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्यापति का, ठीक है। और विद्यापति जो है ये राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा, ठीक है। और पदावली जो है इनका प्रसिद्ध रचना है, मैथिली भाषा में है। और इनका जन्म जो है 1350 में हुआ था मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। और इनका उपाधि भी जान लेते हैं विद्यापति जी को। अभिनय जयदेव, कवि शेखर, दशावधान और मैथिल कोकिल के जैसे उपाधि के जानते हैं, ठीक है। मैथिल कोकिल याद रखिएगा, विद्यापति जी को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर प्रश्न है, अभिकथन ये दिया है रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, बताइए सही गलत। तो सही है। कारण दिया है रासायनिक अभिक्रिया के पहले या उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, ये भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जनक कौन है, तो है दोस्तों एंटोनियो लेबोजियर ने 1789 में दिया था, याद रखिएगा। और लेबोजियर को ही आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है, बताइए इसमें से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो आंसर होगा मिथाइल ऑरेंज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये संश्लेषित सूचक है। बाकी आपका लिटमेस, हाइड्रेंजिया, लाल पत्ता गोभी, ये सभी जो है प्राकृतिक सूचक है, याद रखिएगा। और यहाँ से जान लेते हैं इसके बाद अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम और उदासीन में रंग देख लेते हैं, ठीक है। तो लिटमस में अम्लीय माध्यम लाल होता है, क्षारीय माध्यम नीला और उदासीन में बैगनी कलर का होता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज जो है ये होता है आपके लाल या गुलाबी होगा अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है, उदासीन में नारंगी रहता है। और भी पूछता है आपका फिनोप्सिलिन जो है ये रंगहीन होता है अम्लीय में, और क्षारीय में गुलाबी होता है, और उदासीन में भी रंगहीन होता है। हल्दी दोस्तों पूछता है, तो हल्दी जो है अम्लीय में पीला रहता है, सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और क्षारीय माध्यम में लाल या भूरा बनेगा, और उदासीन में पीला रहेगा। और लाल पत्ता गोभी अम्लीय माध्यम लाल होता है, क्षारीय माध्यम हरा होता है, और उदासीन में लाल ही होता है, ठीक है। सबको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह बताना है। पहला कथन है अमलगम में अनिवार्य रूप से पारा रहता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मिश्र धातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक शुद्ध धातु की अपेक्षा कम होती है, बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है। तीसरा है कांसा, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, ये तो सरासर गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है, जिंक नहीं होता इसमें, तांबा और टीन होता है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है चुनना है। पहला कथन है स्पंज और रबर ठोस द्रव है, जी दोस्तों सही है। दूसरा है ठोस द्रव और गैस तीनों में विसरण संभव है, हाँ सही है। तीसरा है जल में CO2 तथा O2 परासरण प्रक्रिया द्वारा धुलती है, नहीं दोस्तों ये गलत है। ये जो है विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है, परासरण के द्वारा नहीं, विसरण के द्वारा होता है। तो आंसर क्या हो गया, 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन। विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला कथन दिया है यह समांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। दूसरा है विलायक की मात्रा विलयन में प्रायः कम मात्रा में होता है, नहीं दोस्तों विलायक ज्यादा होता है और विलय कम होता है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही जो है सही नहीं है। बाकी आपका सही है, टिंचर आयोडीन एक विलयन का उदाहरण है, सही है। विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो गलत था उसका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है, एक 5 kg द्रव्यमान का लकड़ी का गुटका मेज पर रखी है, तो लकड़ी, सॉरी दोस्तों छोटा कर दे थोड़ा सा, ठीक है, तथा लकड़ी की बीमारी दिया हुआ है 20x10, तो लकड़ी के गुटका द्वारा मेज पर लगाने वाला दाब पूछ रहा है, तो बनाइए कैसे बनेगा। तो दोस्तों कैसे बनेगा ये, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल निकालने के लिए द्रव्यमान और त्वरण से गुना करेंगे, त्वरण लेना 9.8 ले लेना है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, गुना कीजिए, 8 45 4 9 5 45 4 49 हो गया, ठीक है। यानी कि आपका बल हो गया 49, उसके बाद बल बटा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा 20 × 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर हुआ तो इसको मीटर में बदलेंगे, तो दोस्तों आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ऊपर कितना से गुना हो जाएगा, 1 पर
1 पर 4 जीरो से, ठीक है, यानी कि 100 से निर्भर होता है तो इसका स्क्वायर था तो इसलिए 4 जीरो हो गया। तो इसको अगर आप काट कूट कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 2450 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, गोलीय दर्पण का माध्य फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर ऑप्शन सी हो गया, दोनों कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर क्वेश्चन वही है, आपको चुना है कौन सा कथन सही है। पहला दिया है, विभवांतर एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विद्युत विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है, ये भी सही है दोस्तों। अब तीसरा दिया है कि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, हाँ ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 तीनों सही है। वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम में जुड़ता है, लेकिन ए मीटर जो है श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक के रंग पर निर्भर नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, रंग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और ये लंबाई पर भी करता है, लंबा तार का जितना लंबा होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा ही होगा, ठीक है। और क्षेत्रफल पर भी करता है, तार जितना मोटा होगा दोस्तों प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तांबा लोहा या चांदी ये सब में अलग अलग प्रतिरोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, बताइए, आपको पता ही होगा। किलोवाट घंटा जो है ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है। इसमें आप लोग वाट देखकर शक्ति नहीं समझ लीजिएगा, ऊर्जा का है, विद्युत ऊर्जा का। और यहाँ से विद्युत शक्ति का क्या होता है दोस्तों, वाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और विद्युत विभव का वोल्ट होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रतिरोध का तो जानते करते हैं, ओम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो दोस्तों सिलियरी मांसपेशी करता है, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी जान लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। आइरिस का क्या कार्य है, तो आइरिस जो है यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, जैसे कैमरे का डायफ्राम होता है उस तरह से, ठीक है। और यह आंख के रंग प्रदान करता है, आंख काला भूरा नीला होता है आइरिस के कारण, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं पुतली के बारे में। तो पुतली जो है दोस्तों यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा, ठीक है। और रेटिना का काम क्या है, रेटिना काम है यह आंख का पर्दा है जिस पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर ही, ठीक है। दृष्टि पटल इसी को बोलते हैं। और एक और कॉर्निया होता है दोस्तों, वो नेत्र दान में आंख का कॉर्निया दान किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर करते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, बताइए आंसर। तो इसमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी करता है, ठीक है। ईस्ट आपका खमीर होता है, इसको खमीर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कितना नंबर होगा, 43 नंबर प्रश्न। अभिकथन ए दिया है, जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु के तुलना में बहुत कम होता है, बताइए सही है, हाँ दोस्तों सही है। दूसरा कारण दिया है इसका, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की तुलना में तीव्र होती है दोस्तों, हाँ ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 43 नंबर हो गया। 44 नंबर, लार्ह में मौजूद कौन सा एंजाइम जटिल वर्ण के अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है, कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों, तो वो कर देता है आपका एमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, लार्ह एमाइलेज करता है। और पेप्सिन जो है दोस्तों प्रोटीन का पाचन करता है, ये अमाशय में होता है। ट्रिप्सिन का है, ये अग्नाशय से निकलता है और छोटी आंत में प्रोटीन को पचाता है, ट्रिप्सिन। और लाइपेज यह वसा का पाचन करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, शाकाहारी जंतुओं की क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत लंबी क्यों होती है, बताइए लंबी क्यों होती है, तो जब सेलुलोज को पचाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेलुलोज को पचाने के लिए लंबा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कितना नंबर होगा, 46 नंबर प्रश्न, अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन है कि आलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, बताइए सही है, हाँ सही है। कारण दिया है, नीलय को पूरे शरीर में रुधिर अधिक दबाव के साथ पंप करना होता है,
सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 47वां प्रश्न। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पादप अपने अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं। इसके अतिरिक्त पादप जाइलम में अपशिष्ट को किस रूप में संचित करते हैं? तो एक इसका आंसर हो जाएगा रेजिन और गोंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, रेजिन और गोंद। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए कथनों पर विचार करना है, चुनना है कौन सही है। चलिए देखते हैं। पहला दिया है दोस्तों कि पादप श्वसन के दौरान बनने वाली अपशिष्ट ऑक्सीजन को रंध्रों के माध्यम से त्यागते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है। श्वसन के दौरान तो दोस्तों ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में एक उत्पाद है। ठीक है, ये श्वसन में नहीं होता है। अगला है कि गिरती हुई पत्तियां भी पादप में अपशिष्ट पदार्थों को दूर करने का एक तरीका है। बताइए सही है? हाँ, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 49वां प्रश्न, आकार के अनुसार ग्रहों का सही और वही क्रम, यानी कि घटते क्रम में चुनना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा इसमें सब ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी हो गया। ठीक है, पृथ्वी होगा सबसे बड़ा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध होता है। ठीक है दोस्तों, आकार के मामले में पृथ्वी का स्थान जो है 5वां है दोस्तों। ठीक है, इससे 4 बड़े हैं। कौन कौन है? बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण, तब पृथ्वी आता है। ठीक है, और शुक्र को भोर का तारा बोलते हैं और सांझ का तारा भी इसी को बोलते हैं, और पृथ्वी का भगिनी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 50वां प्रश्न, निम्न में से किसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं? बताइए, सेलेनोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं? तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रमा के। ठीक है, और भी जान जाते हैं दोस्तों कॉस्मोलॉजी, इसमें समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन है। हेलियोसिस्मोलॉजी सूर्य के आंतरिक भाग का अध्ययन। एरोलॉजी मंगल ग्रह का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, मंगल का अध्ययन एरोलॉजी कहलाता है। उसके बाद जियोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 51वां प्रश्न। 51वां क्वेश्चन क्या है? मिलान करना है जनजाति और विशेषता या प्रथा से मिलाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला दिया है टोडा जनजाति, इसका विशेषता क्या है? तो हो जाएगा बहुपति विवाह प्रथा उसमें था। ठीक है, टोडा जनजाति से संबंधित है बहुपति प्रथा। ठीक है, और टोडा जनजाति जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका जारवा जनजाति, ये क्या है? ये अंडमान और निकोबार की विलुप्त प्राय जनजाति है। ठीक है, दूसरा से मिल जाएगा। इसके बाद गोंड जनजाति, ये भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, याद रखिएगा। और भोटिया तो जानते हैं ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है, ये चौथा से मिल गया, यानी कि लाइन से मिलाया हुआ है। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, चंद्रमा पर दिन रात की अवधि पृथ्वी की अपेक्षा अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि चंद्रमा का घूर्णन एवं परिक्रमण काल समान होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और यहाँ से ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि चंद्रमा का परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में अत्यधिक अंतर का कारण बताइए। अंतर ज्यादा क्यों होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कम आर्द्रता और बादलों की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 54वां प्रश्न देखते हैं। 54वां क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना का प्रमुख जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गोविंद सागर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोविंद सागर के नाम से। ठीक है, और भाखड़ा नांगल बांध को ही दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसने? पूछ देगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, और गोविंद सागर जो है सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और इस सब के बारे में जानते हैं। गांधी सागर, तो ये कहाँ है दोस्तों? चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद है राणा प्रताप सागर, यह आपके चंबल नदी पर है, राजस्थान में है। हीराकुंड तो जानते हैं आप, कहाँ है दोस्तों? बताइए, मालूम है आपको? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जैविक एवं नवीकरणीय दोनों है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा वन। ये जो है वन जो है संसाधन जो है जैविक और नवीकरणीय दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगता है 56 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कुंची कल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कुंची कल जलप्रपात जो है ये आपके वाराही नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराही नदी पर। ठीक है, और ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, याद रखिएगा। इसका ऊंचाई पूछता है वो लगभग 455 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 455 मीटर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसी को बोला जाता है, कुंचिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मिलान करें। हिमालय भाग और नदी से मिलाना है, तो पंजाब हिमालय बताइए किससे मिल जाएगा, तो सिंधु और सतलज के बीच है पंजाब हिमालय, तो दूसरा से मिल गया। उसके बाद है कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली के बीच है। तो दोस्तों सतलज और काली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सतलज और काली के बीच हुआ कुमाऊं हिमालय, और काली तीस्ता के बीच है आपका नेपाल हिमालय। ठीक है, इसके बीच नेपाल हिमालय है। और असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न, दामोदर नदी घाटी परियोजना मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, बताइए। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों कि बाढ़ नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण के लिए। और इसका जो है स्थापना पूछ देता है तो 1948 में किया गया था। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना यही है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। आगे है आपका 59 नंबर, निम्न कथन का अध्ययन कीजिए और चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है कथन, कनिष्क ने चीनी सेनापति पान चाओ को पराजित किया था, गलत। तो पहला कथन गलत है, इसमें कनिष्क की हार हो गया था। दूसरा है, कनिष्क के शासन काल में अमरावती कला का विकास हुआ था, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। ये सातवाहन वंश के समय हुआ है अमरावती कला का विकास। ठीक है, और कनिष्क के समय गंधार और मथुरा कला का विकास हुआ था, न कि अमरावती कला का। तीसरा कथन है, कनिष्क ने विक्रम संवत का प्रारंभ किया, ये तो सरासर गलत है। कनिष्क जो है शक संवत का प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा दोस्तों। और विक्रम संवत के बारे में जान जाते हैं, तो ये जो है 57 ईसा पूर्व में कौन चलाया था, राजा विक्रमादित्य ने चलाया था। ठीक है, इसमें कोई सही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर प्रश्न है कि गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है, बताइए। तो इसके निर्माणकर्ता राजेंद्र प्रथम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, और राज प्रथम जो है दोस्तों तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर बनवाए थे। ठीक है, और विद्यालय क्या थे, ये चोल वंश के संस्थापक थे, आपको पता ही होगा। और ये जो है नौर केसरी के उपाधि लिए थे विद्यालय। फिर आपका कुलोत्तुंग प्रथम, ये आपका क्या थे, ये करों को हटाने वाला यानी कि सुंगमत वीर बोला जाता है। और चीन में 72 व्यापारियों का दूत मंडल भेजे थे कुलोत्तुंग प्रथम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर क्या है, मिलान करना है, शासक और संबंधित कार्य से मिलाते हैं। चलिए, पहला दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्य क्या है, तो वो मिल जाएगा, उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद है स्कंदगुप्त, तो ये हो जाएगा दोस्तों, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था कौन, स्कंदगुप्त। फिर है कुमारगुप्त प्रथम, तो कुमारगुप्त प्रथम जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे, ये चौथा से मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद है समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त जो है आर्यावर्त को 9 राजाओं पर विजय प्राप्त किए थे, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर देखते हैं ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर, खानवा की लड़ाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सही है। चलिए, पहला कथन दिया है कि खानवा की लड़ाई 1517 में हुई थी, ये तो पूरा गलत हो गया। इसकी लड़ाई जो है 16 मार्च 1527 को हुआ था। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, यह अकबर तथा राणा संगा के मध्य हुआ था, नहीं दोस्तों ये बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच हुआ था, बाबर के और राणा संगा के बीच, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा, इस लड़ाई में हसन और मेवाती में राणा संगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध भाग लिया था, हाँ दोस्तों यही सही है थी, तो ये इसका आंसर जगह ऑप्शन सी जो है सत्य है। चौथा क्या दिया था, इस लड़ाई में हसन खां मेवाती ने गाजी का खिताब धारण किया था, नहीं दोस्तों ये गलत है। ठीक है, बाबर जीता था और बाबर जो है बाबर ही लिया था गाजी का खिताब। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, इब्राहिम रौजा का संबंध किस राज्य से है, बताइए। इब्राहिम रौजा का संबंध किस राज्य से है, तो बीजापुर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजापुर से। ठीक है, नेक्स्ट है, शेरशाह के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत कथन चुनना है शेरशाह के संबंध में। पहला दिया है ऑप्शन, चौसा एवं कन्नौज की लड़ाई का संबंध इनसे था, बिल्कुल था, सही है। और चौसा 39 में हुआ था, 1539 में, और कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ था, दोनों में शेरशाह हुमायूं को हरा दिए थे, याद रखिएगा।
दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ के संबंध में उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। बिल्कुल दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, मारवाड़ विजय जो है 1544 में हुआ था। इसके बाद आपका दोस्तों, इसका मकबरा सासाराम में स्थित है। बिल्कुल सासाराम में ही है। चौथा है, इसका मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित है। नहीं दोस्तों, यही गलत है। ठीक है, ये जो इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है, तो ऑप्शन डी हो गया जो असत्य है। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो लीलावती जो है गणित विषय पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणित का है। ठीक है, और लीलावती की रचना जो है 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और विषय अंक गणित का एक प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 65 नंबर हो गया। 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? अमेरिकी क्रांति के दौरान घटित घटनाओं को क्रमवार रूप से व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए व्यवस्थित कर देते हैं इसको भी। पहला है आपका, इंग्लैंड द्वारा अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लगाना। ये कब लगा था? तो स्टाम्प एक्ट 1765 में लगा था। ठीक है, 1765। फिर है फिलाडेल्फिया में महादेशीय सम्मेलन, तो ये हुआ था दोस्तों 1774 में। ठीक है, फिर है तीसरा, बोस्टन की चाय पार्टी। ये कब हुआ? तो यहाँ पे हुआ है 1773 में, 16 दिसंबर 1773 को हुआ है। और पेरिस की संधि ये 1783 में हुआ है। तो कैसे सज जाएगा दोस्तों? तो आपका 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4 होगा, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड की क्रांति में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? बताइए, गौरवपूर्ण क्रांति है तो आपको याद ही होगा 1688 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1688 में। ठीक है, और गौरवपूर्ण क्रांति को ही रक्तहीन क्रांति भी बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ दिया है नवीन राज्यों का उदय, दूसरी तरफ संस्थापक है। तो बंगाल के संस्थापक कौन था बताइए, किससे मिलेगा? तो इस जगह मुर्शिद कुली खान था बंगाल के संस्थापक। ठीक है, 1717 में स्वतंत्र शासक बने थे, याद रखिएगा। उसके बाद है हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? निजामुल मुल्क थे। ऑप्शन सी से मिल जाएगा 1724 में। ठीक है, इन्हीं को चिनकिलिज खान भी बोलते हैं। फिर है भरतपुर, इसके संस्थापक चूड़ामन थे। ठीक है, जाट राज्य के संस्थापक चूड़ामन। उसके बाद है रुहेलखंड, ये इसका हो जाएगा दाऊद। ठीक है, दाऊद और मोहम्मद खान थे। इसके बाद अगले आंसर देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 69 नंबर। भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, इसे इस्तेमाली बंदोबस्त भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। हाँ, ये भी सही है। तीसरा, इसे बिहार, असम और गाजीपुर में लागू किया गया था। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये मुख्य रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बनारस और कर्नाटक में लागू किया गया था। ठीक है, और चौथा है, इसके तहत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था। बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो गलत था। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर हो गया। 70 नंबर देखते हैं। 1928 में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, सीधा सीधा सवाल है कि 1928 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, ये कलकत्ता में हुआ था, ये याद रखिएगा। और इसी अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने की मांग की गई थी। साथ ही इसी मंच पर पहली बार अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट आपका 71वां प्रश्न क्या है? कथन कारण है। कथन दिया है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। सही है, कथन सही हो गया। कारण दिया है बंगाल विभाजन के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन और राजनीतिक दबाव उत्पन्न हो गया था। बिल्कुल सही है, ये व्याख्या भी सही कर रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर देखते हैं। सूफी शब्दावली में अनलहक का अर्थ बताइए। अनलहक शब्द का क्या अर्थ है? मैं ही सत्य हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैं ही सत्य हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 73वां प्रश्न। मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। सूची 1 में दिया है स्थान और दूसरा में नेतृत्व या विशेषता से मिलाना है। ठीक है, तो पहले आपका क्या है? बलिया दिया हुआ है। तो बलिया जो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, इसके नेतृत्व जो है चीतू पांडे किए थे। ठीक है, पहली समांतर सरकार बना था बलिया में ही। फिर है तामलुक बंगाल। तो तामलुक बंगाल जो है ये जातीय सरकार कहा गया। ठीक है, यहाँ की सरकार को जातीय सरकार और चक्रवात राहत कार्य कहा गया, तो पहला से मिल जाएगा।
उसके बाद तीसरा सतारा महाराष्ट्र। तो सतारा महाराष्ट्र जो है यहाँ नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकार बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, नाना पाटिल नेतृत्व किए थे और प्रति सरकार का निर्माण हुआ था। फिर है तलचर ओडिशा, ये किससे संबंध हो जाएगा? ये हो जाएगा किसानों द्वारा संगठित समांतर व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी सही मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 74वां प्रश्न, ब्रिटिश भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल निम्नलिखित में से किस आयोग ने दिया था? बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? हंटर आयोग दिया था 1882 वाला हंटर आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंटर आयोग 1882। इसके अध्यक्ष जो है डब्ल्यू हंटर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और भी आयोग के बारे में जान लेते हैं जो दिया हुआ है ऑप्शन में। वुड डिस्पैच 1854, इसमें क्या है दोस्तों? तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसने जो है विश्वविद्यालय शिक्षा की नींव रखी थी, ठीक है। उसके बाद सेडलर आयोग 1917 है। इसका संबंध मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय और माध्यमिक शिक्षा से था। और हटोग समिति का संबंध जो है इसने शिक्षा में गुणवत्ता पर जोर दिया और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की जगह उसके समेकन की बात कहा था, ठीक है। ईयर भी याद रखिएगा सबका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75वां प्रश्न, 75वां क्वेश्चन है, इटालियन मधुमक्खी एपिस मोलिफेरा को व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए भारतीय किस्मों से बेहतर क्यों माना जाता है? बताइए। तो पहला दिया है कथन, यह शहद एकत्र करने की अधिक क्षमता रखती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह डंक कम मारती है दोस्तों, हाँ सही है। तीसरा, यह अपने निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती है और तीव्रता से प्रजनन करती है, ये भी सही है। तो तीनों सत्य है। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक वृत्ताकार शीट से 120 डिग्री का त्रिज्यखंड काटा जाता है और दोनों त्रिज्या के मैथ है दोस्तों, पढ़ लीजिए आप लोग, वीडियो रोककर आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। शंकु का आयतन इतना आएगा। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी अब मैथ है इसके बाद शायद। तो चलिए सबके आंसर बताएंगे। आप लोग बनाना चाहते हैं तो वीडियो रोक कर बना सकते हैं। तो पहला दिया है दोस्तों, ये इसका आंसर, हाँ आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर आपको 7/36 आएगा। आगे बढ़ते हैं, बनाइए इसको। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आपको ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। 1, 2 या 3, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 79वां प्रश्न, ये भी मैथ का ही है। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। इसका आंसर आपको आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। 1, 2 या 3 इसका भी आएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आएगा? इसका आंसर 28, 24 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 81वां प्रश्न। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 82 नंबर बनाइए, इसका आंसर क्या आएगा? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 83 देखते हैं, सॉल्व कीजिए दोस्तों, क्या आंसर आएगा इसका? आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न, मैथ का ही है, बनाइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा 120। नेक्स्ट 85, सॉल्व कीजिए 85 नंबर, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। 86 नंबर देखते हैं, तो 86 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 87 नंबर। 87 नंबर का आंसर बनाइए, क्या आएगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 88 नंबर देखते हैं, सॉल्व कीजिए दोस्तों, क्या आंसर आएगा 88 का? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। 89 का क्या आंसर होगा? 89 का ऑप्शन सी आंसर होगा। 90 नंबर, 90 का आंसर दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा 36, 24। 91 नंबर बनाइए, सॉल्व कीजिए, तो 91 का आंसर सी आ जाएगा। सी में क्या है? कथन एक सही और कथन दो गलत, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद रीजनिंग है शायद, अब बनाइए 92 नंबर। तो 92 का आंसर ऑप्शन बी होगा। 93 रीजनिंग है, बनाइए। 93 का आंसर ऑप्शन सी आएगा @ 94 का आंसर बताइए क्या आएगा? तो इसका आंसर आपको पश्चिम आना चाहिए। नेक्स्ट 95 नंबर, 95 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर कौन सा आएगा?
तो 95 का उत्तर डी आएगा। ठीक है, तो डी देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 96वां प्रश्न। बनाइए दोस्तों 96 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 का आंसर क्या होगा? तो पत्नी आंसर आएगा 97 का, ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 नंबर देखते हैं, सॉल्व कीजिए। 98 का आंसर क्या आएगा? भिंडी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न। तो 99 प्रश्न ये भी रीजनिंग है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, ये भी रीजनिंग है दोस्तों, सॉल्व कीजिए। तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू। आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ही टेस्ट देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।